मुझे अचानक याद आता है कि मैं अपने स्कूटर पर जा रहा था, तभी सामने से एक वेंडिंग मशीन फिसलकर सीधे मुझसे टकरा गई। मुझे ताज्जुब है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास होता है कि मैं हिलडुल नहीं पा रहा हूँ। तभी अचानक मुझे अपनी ही आवाज सुनाई देती है, जो ग्राहकों का स्वागत कर रही है। तब मुझे समझ आता है कि मेरा पुनर्जन्म एक वेंडिंग मशीन के रूप में हुआ है। वैसे मैं पुरानी जिंदगी में वेंडिंग मशीनों का बहुत बड़ा दीवाना था, इसलिए अपने इस नए रूप को देखकर मैं हैरान होने के बजाय खुश हूँ। मैं अपने सस्ते सामानों और शानदार डिजाइन को बड़े चाव से देखता हूँ, पर तभी मुझे लगता है कि यह नया रूप मेरे लिए एक मुसीबत भी बन सकता है। मैं सोचता हूँ कि शायद भगवान की कृपा से ही मैं उस चीज में बदल गया जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, और मैं इसे अपनाने का फैसला कर लेता। एक वेंडिंग मशीन की तरह मैं सिर्फ कुछ तय बातें ही बोल पाता हूँ, जैसे सिक्का डालिए और खरीदने के लिए धन्यवाद। मैं अपने इस नए शरीर को समझने की कोशिश करता हूँ और सोचता हूँ कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। मुझे कुछ लिखा हुआ दिखता है और मुझे समझ आता है कि ये वो सामान है जिन्हें मैं बेच रहा हूँ। अभी मेरे पास सिर्फ दो ही चीजें हैं, मिनरल वाटर और कॉर्न सूप। तभी मुझे एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि मैं पॉइंट्स खर्च करके इन सामानों को बदल सकता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे पास 1000 पॉइंट्स हैं। मुझे पता चलता है कि पैसों को ही पॉइंट्स में बदला जाता है, जिससे सामान को दोबारा भरा जा सकता है, बदला जा सकता है, या फिर मशीन में नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। थोड़ा और समझने पर मुझे मालूम पड़ता है कि इन पॉइंट्स की मदद से मैं अलग अलग सामानों को अलग अलग तापमान पर रख सकता हूँ, यहाँ तक कि जमे हुए खाने को गर्म भी कर सकता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे पास और क्या क्या सामान है, तो मुझे पता चलता है कि मेरे पास वो सारी चीजें मौजूद हैं जो मैं अपनी पिछली जिंदगी में वेंडिंग मशीन से खरीदा करता था। अब मैं अपने सामान को बदलकर मिल्क टी करने का फैसला करता हूँ, तो मैं 10 पॉइंट्स खर्च करता हूँ और मेरे अंदर मिल्क टी आ जाती है। ऐसा लगता है कि मुझे हर 100 येन पर एक पॉइंट मिल सकता है। जैसे जैसे मैं अपने बारे में और बातें जान रहा हूँ, मुझे पता चलता है कि मुझे चलने के लिए बिजली की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं ताकत के लिए अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करता हूँ। मैं हर घंटे एक पॉइंट खर्च करता हूँ, जिसका मतलब है कि दिन भर में 24 पॉइंट्स खत्म होते हैं। चूंकि मेरे पास अभी भी 990 पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं लगभग एक महीने तक काम कर सकता हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब तक मुझे कमाई का कोई पक्का जरिया नहीं मिल जाता, तब तक मुझे अपने पॉइंट्स बर्बाद नहीं करने चाहिए। तभी मुझे एहसास होता है कि मैं एक सुनसान जगह पर हूँ, जहाँ आसपास कोई नहीं है। एक दिन बीतने के बाद मैं घबराने लगता हूँ और सोचता हूँ कि मेरा खेल खत्म है, क्योंकि यहाँ कोई भी मेरा इस्तेमाल करने नहीं आएगा। लेकिन उसी पल वहाँ एक विशाल मेंढक आ जाता है। वह मेरे पास आता है, लेकिन जैसे ही मेरी मशीन से ग्राहकों के स्वागत की आवाज निकलती है, वह चौंक जाता है। वह मेंढक अपनी गदा से मुझ पर हमला करने लगता है और मेरी ड्यूरेबिलिटी, मजबूती कम होने लगती है। मुझे पता चलता है कि अगर मेरी ड्यूरेबिलिटी 0 हो गई तो मैं टूट जाऊंगा और बेकार हो जाऊंगा। वह मेंढक लगातार मुझ पर वार किया जा रहा है और मैं देखता हूँ कि मेरी ड्यूरेबिलिटी बड़ी तेजी से घट रही है। तभी मेरा ध्यान एक मैजिक स्टैट, जादुई शक्ति पर जाता है, तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि इस दुनिया में जादू भी है। मैं अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करके अपनी ड्यूरेबिलिटी को ठीक कर सकता हूँ। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं बस तब तक इंतजार करूंगा जब तक कि वह मेंढक थक कर बोर न हो जाए। लेकिन तभी वह मेंढक अचानक अपने दोस्तों को बुला लेता है। उनके हाथों में कुल्हाड़ी देखकर मेरी जान सूख जाती है और मैं घबराकर कोई ऐसा फीचर ढूंढने की कोशिश करता हूँ जो मुझे बचा सके, लेकिन कुछ भी काम का नहीं मिलता। वे मेंढक मिलकर मुझे बुरी तरह पीट रहे होते हैं। तभी अचानक मुझे दिखता है कि मुझे भगवान से एक आशीर्वाद, ब्लेसिंग मिल सकता है। अब मैं कई अलग अलग तरह की जादुई ताकतों में से कोई एक चुन सकता हूँ, तो मुझे बैरियर, सुरक्षा कवच की ताकत मिल जाती है और मैं उन मेंढकों को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन जैसे ही वे मेंढक लगातार बैरियर पर हमला करते हैं, मेरे पॉइंट्स बड़ी तेजी से घटने लगते हैं। आखिरकार वे मेंढक बोर हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं और किसी तरह मेरी जान बच जाती है। मैं अपनी ड्यूरेबिलिटी को ठीक करने के लिए अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करता हूँ और देखता हूँ कि अब मेरे पास सिर्फ 311 पॉइंट्स ही बचे हैं। कुछ दिनों बाद तक भी मेरा एक भी सामान नहीं बिकता, लेकिन तभी अचानक वहाँ एक लड़की आती है। शुरू में तो वह थोड़ा सावधान रहती है, लेकिन फिर वह कहती है कि वह भूख से मर रही है और शिकारी बनने के लायक नहीं है। ऐसा लगता है कि वह उन्हीं मेंढकों का शिकार करने आई थी, पर उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसकी नजर मुझ पर पड़ती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि यह चीज क्या है। जैसे ही उसे मेरी आवाज सुनाई देती है जो उसका स्वागत कर रही है और उसे सिक्का डालने को कह रही है, वह चौंक जाती है। वह लड़की सोचती है कि इसमें किस तरह के सिक्के चलते हैं। वह एक तांबे का सिक्का डालकर देखती है, लेकिन मेरी मशीन उसे स्वीकार नहीं करती। तब मुझे समझ आता है कि यहाँ के सिक्के स्वीकार करने के लिए मुझे कॉइन कन्वर्जन, सिक्का बदलने वाला फीचर चाहिए। मैं तुरंत 100 पॉइंट्स खर्च करके ये स्किल सीख लेता हूँ और मेरे सामानों की कीमत बदल जाती है। इसे देखकर लड़की को समझ आता है कि इसके लिए उसे एक चांदी का सिक्का देना होगा। उसे ये थोड़ा महंगा लगता है, लेकिन चूंकि वह भूख से बेहाल है, इसलिए वह इसे आजमाने का फैसला करती है। अपनी पहली बिक्री को लेकर मैं बेहद एक्साइटेड हो जाता हूँ। वह लड़की कॉर्न सूप चुनती है। जब वह मेरे अंदर से सूप निकालती है तो यह देखकर हैरान रह जाती है कि वह अभी भी गर्मा गर्म है। जैसे ही वह सूप का स्वाद लेती है, उसे वह बेहद स्वादिष्ट लगता है और वह कहती है कि ऐसा बेहतरीन सूप उसने आसपास कहीं नहीं चखा। उन्हें इतनी खुशी देकर मेरा मन आनंद से भर जाता है और वह लड़की सोचने लगती है कि मेरे पास और क्या क्या सामान है। वह मेरी मिल्क टी का भी पूरा मजा लेती है और आखिर में कुछ और कॉर्न सूप भी खरीद लेती है। इस तरह मैं लगभग 6 चांदी के सिक्के कमा लेता हूँ, जो 60 पॉइंट्स में बदल जाते हैं। वह लड़की मेरे पास ही सो जाती है, लेकिन उसे अपना एक कीमती ग्राहक मानकर मैं अपने बैरियर से उसकी रक्षा करता हूँ। जब वह लड़की जागती है तो खाने के लिए मुझे धन्यवाद देती है और मेरी आवाज सुनकर एक बार फिर चौंक जाती है। वह सोचती है कि क्या मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि वह किसी ऐसे इंसान को जानती है जो जादुई ताकत वाले औजार बनाता है। इसलिए वह अंदाजा लगाती है कि क्या मैं सिर्फ कुछ तयशुदा लाइनें ही बोल सकता हूँ। जब उसे समझ आता है कि मैं उसकी बातें समझ पा रहा हूँ, तो हम बातचीत का एक तरीका निकालते हैं, जहाँ हाँ कहने के लिए मैं नमस्ते कहूंगा और ना कहने के लिए धन्यवाद। वह अपना परिचय लैमिस के रूप में देती है और मेरे बारे में और जानने की कोशिश करने लगती है। मैं उसे अपना नाम नहीं बता पाता, इसलिए वह मुझे बॉक्सो नाम देने का फैसला करती है। वह पूछती है कि क्या मैं यहाँ अकेला हूँ और मुझे यहाँ से कहीं और ले जाने का सुझाव देती है। मैं इस पर राजी हो जाता हूँ और वह लड़की अचानक मुझे उठा लेती है। मुझे यकीन नहीं होता कि वह इतनी ताकतवर है, लेकिन मैं आखिरकार यहाँ से हिलने पर खुश हूँ। पता चलता है कि लैमिस के पास ताकत का आशीर्वाद है, जिससे उसकी इतनी हैरान कर देने वाली ताकत का राज समझ आता है। कुछ देर बाद वह आराम करने के लिए रुकती है और कुछ और कॉर्न सूप पीना चाहती है, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ सूप से उसका पेट नहीं भरेगा, इसलिए मैं उसके लिए कुछ और ढूंढने का फैसला करता हूँ। लैमिस ये देखकर हैरान रह जाती है कि मैं अपने सामान बदल सकता हूँ और वह नई चीज आजमाने का फैसला करती है। वो आलू के चिप्स का एक कैन होता है और उसे वह बेहद स्वादिष्ट लगता है, जिससे वह एक के बाद एक कई कैन खा जाती है। इस तरह मैं वापस 320 पॉइंट्स तक पहुंच
पहुंचने में कामयाब हो जाता हूँ। आखिरकार हम गाँव पहुंच जाते हैं और वहाँ के गार्ड्स ये देखकर हैरान होते हैं कि वह अपने साथ क्या लेकर आई है। वह समझाती है कि यह एक जादुई औजार है जो पैसों के बदले सामान देता है और बताती है कि यह उसे झील के पास मिला था। वो पूछती है कि क्या इसे अपने पास रखना ठीक है, तो गार्ड्स बताते हैं कि डंजन तहखाना में जिसे जो चीज मिलती है वही उसका असली मालिक बन जाता है। अब बॉक्सो सोचता है कि क्या वे किसी डंजन में हैं, पर उसे लगता है यह नामुमकिन है क्योंकि उसे साफ आसमान दिखाई दे रहा है। गार्ड्स ये सुनकर हैरान है कि मैं बोल सकता हूँ, इसलिए वे सोचते हैं कि मुझे बहुत ऊंचे दाम पर बेचा जा सकता है, लेकिन लेमिस कहती है कि वह मुझे अपने दोस्त से मिलाने ले जा रही। गार्ड्स मुझसे सामान खरीदने की कोशिश करते हैं और तुरंत ही इंप्रेस हो जाते हैं। वे एक एक करके मेरे सारे सामान आजमाते हैं। वे लेमिस से कहते हैं कि वह मुझे कभी कभार यहाँ लाती रहे। वे गाँव के अंदर पहुंचते हैं और लेमिस की नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसे कुछ लोग परेशान कर रहे होते हैं। वह एक गुंडे की पिटाई कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि इतनी ताकत होने के बावजूद उसे उस आदमी पर निशाना लगाने में काफी मुश्किल होती है। वे आदमी वहाँ से भागने का फैसला करते हैं और लेमिस उस लड़की का हालचाल पूछती है। लेमिस इन में जाती है और उसकी दोस्त मोनामी भागते हुए उसके पास आती है और खुश होती है कि वह बिना किसी चोट के वापस लौट आई है। ऐसा लगता है कि कुछ दूसरे शिकारियों ने लेमिस को पीछे छोड़ दिया था, पर मोनामी उसे बताती है कि उसने उनके बारे में बुरी अफवाहें फैलाने में उसकी मदद की है। फिर उसका ध्यान बॉक्सो पर जाता है और उसे लगता है कि लेमिस फिर से कोई कबाड़ उठा लाई है, लेकिन लेमिस दावा करती है कि यह बहुत काम की चीज है। जैसे ही लेमिस उसे बाहर लगाती है, मोनामी को समझ आ जाता है कि वह बॉक्सो को अपने दोस्त को दिखाने के लिए ऊपरी सतह पर ले जाना चाहती है, पर मोनामी सोचती है कि वह ट्रांसफर सर्कल जादुई रास्ता के लिए पैसे कहां से लाएगी। आसमान दिखने के बावजूद वे असल में क्लियर फ्लो लेक नाम के एक डंजन के अंदर है। ऐसा लगता है कि बाहर निकलने के लिए ट्रांसफर सर्कल की जरूरत होती है, लेकिन लेमिस ने अपने सारे पैसे मेरे सामानों पर खर्च कर दिए हैं। जल्द ही लोग मेरे सामान की तारीफ सुनकर खींचे चले आते हैं और मेरा काफी सारा सामान बिक जाता है। रात के समय लेमिस मुझे गेट के गार्ड्स के पास ले जाती है, लेकिन कुछ समय बाद वे मेरे रोज वाले सामानों से बोर होने लगते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अब कुछ नए सामान जोड़ने का समय आ गया है। ऐसा लगता है कि मैं अब तक 400 से ज्यादा सामान बेच चुका हूँ और मेरे पास 3000 से भी ज्यादा पॉइंट्स हो गए हैं। अचानक मुझ में से एक रोशनी चमकती है और गार्डिया देखकर हैरान रह जाता है कि एक नया सामान आ गया है। इसकी कीमत 3 चांदी के सिक्के है, लेकिन गार्ड कुछ नया आजमाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। वे सोचते हैं कि इसे कैसे खाया जाए, पर किस्मत से कैन पर निर्देश लिखे होते हैं ये असल में स्ट्यू गाढ़ा सुप्रसिद्ध खाना होता है और गार्ड्स इसके शानदार स्वाद से बेहद इंप्रेस हो जाते हैं और इसे और ज्यादा खरीदना चाहते हैं। कुछ ही दिनों में मेरे इस नए सामान की बात पूरे गांव में फैल जाती है और ये बहुत बड़ा हिट साबित होता है। लेकिन दिन के समय मैं इस सामान को हटा देता हूँ। वही लड़की जिसे लेमिस ने बचाया था मेरे पास आती है, लेकिन मेरी आवाज सुनकर चौंक जाती है। वह घबराकर मुझ पर एक पत्थर फेंकती है और भाग जाती है। हमारे दिन ऐसे ही गुजरते रहते हैं और लेमिस रात को मुझे गार्ड्स के पास ले जाती है। चलते चलते वह मुझसे बातें करती है और उम्मीद जताती है कि एक दिन हम सच में बात कर पाएंगे और इसीलिए हमें सतह पर मौजूद उसके दोस्त के पास जाना होगा। लेमिस मुझे पाकर बहुत खुश है और मैं भी सोचता हूँ कि एक वेंडिंग मशीन के रूप में पुनर्जन्म लेना उतना बुरा भी नहीं है। अगले दिन मैं सामने एक भालू को देखकर बुरी तरह डर जाता हूँ, लेकिन वह भालू असल में हंटर्स एसोसिएशन शिकारियों के संघ है इसका डायरेक्टर निकलता है। वो मुझे देखकर काफी इंप्रेस होता है और वे हमसे मदद मांगने आया है। वह बताता है कि वे मेंढक मॉन्स्टर्स के ठिकाने पर हमला करने की योजना बना रहे हैं और चाहते हैं कि हम भी उनके साथ चलें। लेमिस सोचती है कि वह मुझे क्यों ले जाना चाहता है, क्योंकि मैं तो लड़ भी नहीं सकता, लेकिन डायरेक्टर कहता है कि चलते फिरते गर्मा गर्म और तुरंत खाने लायक भोजन देने की मेरी क्षमता शिकारियों के लिए बहुत कीमती होगी और वह हमारी सुरक्षा का वादा करता है। लेमिस थोड़ी हिचकिचाती है, पर मैं सोचता हूँ कि अगर हमने उन मेंढक मॉन्स्टर्स को ऐसे ही छोड़ दिया तो ये गाँव के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए मैं जाने के लिए हाँ कर देता हूँ। हम 3 दिन बाद निकल पड़ते हैं और हमें पता चलता है कि यह मेंढकों के प्रजनन ब्रीडिंग का मौसम है, इसलिए उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। डायरेक्टर के मुताबिक वे अपने गांव के ट्रांसफर सर्कल की सुरक्षा पक्की कर रहे हैं, क्योंकि डंजन के अंदर बाहर आने जाने का यही एक रास्ता है। गांव के शिकारियों के अलावा मिसफिट्स अतरंगी नाम से जाने जाने वाले शिकारियों का एक ग्रुप भी इस छापे रेड में शामिल हो रहा है, जो पैसे कमाने के लिए काफी एक्साइटेड है। शिकारी कुछ देर आराम करने के लिए रुकते हैं और लेमिस मुझे जमीन पर रख देती है। तभी एक शिकारी लेमिस के पास आता है और कहता है कि वह ज्यादा चिंता न करे, क्योंकि वे लोग हमारी हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद हैं। वह मुझे देखने में दिलचस्पी दिखाता है और लेमिस उसे समझाती है कि मेरा इस्तेमाल कैसे करना है। वह आदमी इसे आजमाने का फैसला करता है और लेमन टी चुनता है। वह इसकी पैकिंग देखकर काफी इंप्रेस होता है। वो आदमी ड्रिंक पीता है और उसे यह बेहद स्वादिष्ट लगती है। वह सोचने लगता है कि यह सब सामान आखिर आता कहां से है, लेकिन लेमिस बताती है कि बॉक्सो खुद ही अपने सामान को दोबारा भर लेता है। यह सुनकर वह आदमी मुझ में और भी ज्यादा दिलचस्पी लेने लगता है। वह अपनी वाइस कैप्टन फिल्मिना को वहां बुलाता है। वह उसे कैप्टन केलरॉय कहकर बुलाती है और बॉक्सो ये जानकर हैरान रह जाता है कि वह उनका बॉस था। केलरॉय फिल्मिना को जादुई औजारों की एक्सपर्ट बताता है, इसलिए वह उससे पूछता है कि क्या वह बॉक्सो के बारे में कुछ और जानती है। वह मुझे ध्यान से देखती है, लेकिन आखिरकार उसे मेरे अंदर से किसी जादुई ताकत का एहसास नहीं होता और वह कहती है कि यह तो बस लोहे का एक टुकड़ा लग रहा है। केलरॉय बताता है कि यह जादुई तरीके से खुद को दोबारा भर लेता है और सोचता है कि शायद ये सामान किसी दूसरी दुनिया से आ रहे हैं। फिल्मिना कहती है कि यह किसी आशीर्वाद की ताकत भी हो सकती है, पर उसे इसकी उम्मीद कम लगती है। केलरॉय को यह सब एक रहस्य लगता है, लेकिन वह सोचता है कि जो भी हो मुझे वहां पाकर बस खुश होना चाहिए। डायरेक्टर सबको बताता है कि वे रात को यहीं कैंप लगाएंगे और बॉक्सो सोचता है कि अब उसका जलवा दिखाने का समय आ गया है। हर कोई मुझसे सामान खरीदने के लिए लाइन में लग जाता है और हम देखते हैं कि मैंने इस यात्रा के लिए अपने सामानों में कप नूडल्स भी जोड़ लिया है। हर किसी को यह बेहद स्वादिष्ट लगता है और बॉक्सो का ध्यान एक ऐसी लड़की पर जाता है जिसकी भूख बहुत ज्यादा लग रही है। लेमिस उससे बातचीत करती है और वह लड़की अपना परिचय सुई के रूप में देती है। बाद में रात को डायरेक्टर उनके पास आता है और लेमिस को बताता है कि मेंढकों की गुफा यहाँ से लगभग 3 घंटे की दूरी पर है। वह उसे विकल्प देता है कि या तो वह कैंप में ही रुक जाए या फिर मैदान में शिकारियों के साथ चले। लेमिस जाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वह खुद एक शिकारी है, लेकिन उसे बॉक्सो की चिंता होती है। हालांकि बॉक्सो कहता है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए वे भी लड़ाई में शामिल होने के लिए राजी हो जाते हैं। अगले दिन वे मेंढकों के ठिकाने पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां घना कोहरा छाया हुआ है और वे कीचड़ में चल रहे हैं। डायरेक्टर उन्हें हमला करने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि शिकारी एक एक करके मेंढकों को खत्म कर रहे हैं। केलरॉय अपनी टीम से कहता है कि वे जितने ज्यादा मेंढक मारेंगे उन्हें उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे, जिससे उसकी टीम के लोग जोश में आ जाते हैं। लेमिस भी अपना सबसे बेस्ट देना चाहती है, लेकिन बॉक्सो को उसकी चिंता होती है क्योंकि उसे
सही निशाना लगाने में मुश्किल होती है। तभी अचानक एक मेंढक उस पर कूदता है, लेकिन वो बड़ी आसानी से उसे उड़ा देती है। वह हैरान रह जाती है कि उसका निशाना बिल्कुल सही लगा और ऐसा लगता है कि बॉक्सो को अपनी पीठ पर उठाने की वजह से उसका संतुलन बैलेंस पहले से काफी बेहतर हो गया है। हम देखते हैं कि मिसफिट्स की टीम भी मेंढकों का सफाया कर रही है और फिल्म में ना एक साथ 3 मेंढकों को ढेर करने के लिए पानी के जादू का इस्तेमाल करती है, लेकिन वहाँ और भी ज्यादा मेंढक आ जाते हैं और कैलरॉय को ये अजीब लगता है कि इनकी संख्या इतनी ज्यादा क्यों है। हम देखते हैं कि वे सब चारों तरफ से घिर चुके हैं और बॉक्सो को चिंता होने लगती है। मेंढक उनकी तरफ बढ़ते हैं और सुई लैमिस की रक्षा करती है, पर तभी अचानक एक मेंढक सुई पर झपट्टा मारता है। लैमिस उसे बचाने के लिए तैयार होती है, लेकिन बॉक्सो का बैरियर उस मेंढक को उड़ा देता है। लड़कियां उस बैरियर को देखकर हैरान रह जाती हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन बॉक्सो खुश है कि उसने उनकी रक्षा कर ली। वह अपनी देखने की क्षमता फील्ड ऑफ व्यू को बढ़ाने के लिए 1000 पॉइंट्स खर्च करके एक नई ताकत खरीदता है। लैमिस उससे कहती है कि वह उसकी पीठ का ध्यान रखे और केलरॉय उसकी ताकत की तारीफ करता है। ये सुनकर लैमिस शर्मा जाती है और बॉक्सो उसे चेतावनी देता है कि उन पर हमला हो रहा है, लेकिन वह ध्यान न देने की वजह से उसकी बात सुन नहीं पाती। इसलिए बॉक्सो को उन्हें उड़ाने के लिए दोबारा अपने बैरियर का इस्तेमाल करना पड़ता है। कैलरॉय उस बैरियर को देखकर हैरान रह जाता है और लैमिस दावा करती है कि ये जरूर बॉक्सो की ताकत होगी, जिससे कैलरॉय की दिलचस्पी उसमें और बढ़ जाती है। लेकिन बॉक्सो को लगता है कि कैलरॉय उसके लिए खतरनाक हो सकता है। आखिरकार वे सभी मेंढकों को हरा देते हैं और कैलरॉय अपनी टीम से कहता है कि वे मेंढकों की जीभ काट लें ताकि एसोसिएशन से उन्हें पैसे मिल सके। फिल्मिना उसे भी मदद करने के लिए कहती है और कहती है कि यह बहुत घिनौना काम है, लेकिन कैलरॉय दावा करता है कि वह कैप्टन इसीलिए बना है ताकि उसे ये सब काम न करने पड़े, जिससे उसकी टीम के लोग उसे तानाशाह कहने लगते हैं। वे सोचते हैं कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए और कैलरॉय सुझाव देता है कि वे मुख्य युद्ध क्षेत्र फ्रंट लाइंस में मदद के लिए जा सकते हैं। फिल्मिना उसे याद दिलाती है कि उनका काम लैमिस और बॉक्सो की रक्षा करना है। कैलरॉय और पैसे कमाना चाहता है और कहता है कि वह उन सबको बोनस दे सकता है, तो फिल्मिना कहती है कि यह लैमिस के फैसले पर निर्भर करता है। कैलरॉय लैमिस के आगे हाथ जोड़ता है और लैमिस फ्रंट लाइंस पर शिकारियों की मदद करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाती है। वे कुछ और मेंढकों को खत्म करते हैं और वहाँ कई शिकारी घायल पड़े होते हैं। लैमिस उन्हें उठाकर गाड़ी तक ले जाती है और बॉक्सो सोचता है कि वो कैसे मदद कर सकता है। उसे एक तरकीब सूझती है और वो उन्हें मुफ्त में ड्रिंक्स देने का फैसला करता है। शिकारी उसे अपने पास पाकर बहुत खुश होते हैं और डायरेक्टर समय पर मदद के लिए आने पर कैलरॉय को धन्यवाद देता है। डायरेक्टर ध्यान दिलाता है कि मेंढकों की संख्या उम्मीद से दोगुनी थी और लैमिस सोचती है कि यह कैसे मुमकिन है। डायरेक्टर का मानना है कि इसका मतलब जरूर यह है कि फ्रॉग किंग मेंढकों का राजा जाग चुका है और बॉक्सो अंदाजा लगाता है कि वह कितना ताकतवर होगा। डायरेक्टर उसे हराने के लिए कैलरॉय से मदद मांगता है और लैमिस से कहता है कि वह घायल शिकारियों के इलाज और खाने पीने की मदद के लिए पीछे ही रुक जाए। बाद में रात को लैमिस को कुछ दूसरे शिकारियों की मदद के लिए बुला लिया जाता है। तभी एक संदिग्ध आदमी बॉक्सो के पास आता है। बॉक्सो समझ जाता है कि वह उसके पैसों के पीछे आया है, इसलिए वो उसे एक मुफ्त ड्रिंक देता है। लेकिन जैसे ही वो आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, बॉक्सो गर्मा गर्म सूप से उस आदमी का हाथ जला देता है। बॉक्सो उस पर हंसता है, लेकिन वो आदमी उसे तोड़कर खोलने की तैयारी करने लगता है। हालांकि लैमिस बिल्कुल सही समय पर वापस आ जाती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है, जिसके बाद उस आदमी को बांध दिया जाता है। तभी दूर कहीं एक हलचल होती है और अचानक फ्रॉग किंग वहाँ प्रकट हो जाता है। शिकारी हैरान रह जाते हैं कि वह यहाँ क्या कर रहा है और उन सब में भगदड़ मच जाती है। लैमिस तुरंत बॉक्सो को गाड़ी वैगन पर ला देती है, लेकिन गाड़ी खींचने वाले सुअर इतने डर चुके हैं कि वे हिलने का नाम नहीं लेते। लैमिस आखिरकार उन्हें आजाद कर देती है। यह देखकर शिकारी सोचते हैं कि वह क्या कर रही है, पर वो अपनी खुद की ताकत से उस पूरी गाड़ी को खींचने की कोशिश करने लगती है। बॉक्सो सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे लगता है कि उसका बैरियर हर किसी को बचाने के लिए काफी नहीं होगा, इसलिए वो उस मॉन्स्टर की रफ्तार को धीमा करने का कोई रास्ता सोचने लगता है। वो आइडियाज के लिए अपने सामानों की लिस्ट खंगालता है। आखिरकार वो कोक खरीदता है और लैमिस को लगता है कि उसके पास कोई प्लान है। वे कोक हाथ में ले लेते हैं और बॉक्सो फॉर्म चेंज रूप बदलने वाला फीचर खरीदकर खुद को एक कैंडी मशीन में बदल लेता है। अब वह कैंडी से भर जाता है और लैमिस सोचती है कि उसे क्या करना है। क्योंकि बॉक्सो ठीक से बोल नहीं सकता, इसलिए उसे अपना प्लान समझाने में बहुत मुश्किल होती है। वो बस लगातार उसे कहता रहता है, सिक्का डालिए। लैमिस समझ नहीं पाती कि वह उसे क्या कहना चाह रहा है और फ्रॉग किंग उनके बेहद करीब पहुंच जाता है। एक शिकारी को लगता है कि शायद बॉक्सो खराब हो चुका है, लेकिन लैमिस समझ सकती है कि बॉक्सो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। बॉक्सो के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता, लेकिन तभी वह चोर फ्रॉग किंग को देखकर अचानक होश में आ जाता है और चिल्लाने लगता है कि उसे आजाद कर दिया जाए, क्योंकि वह मरना नहीं चाहता। तभी एक शिकारी उसका मुंह बंद करने के लिए उसमें कुछ ठूंस देता है, जिससे उसका दम घुटने लगता है। उसे बचाने के लिए वे लोग उसे थोड़ी सी कोक पिला देते हैं, जिससे उसका पेट धमाके के साथ फट जाता है। इससे लैमिस को एक तरकीब सूझती है और वह बॉक्सो का प्लान समझ जाती है। वह बाकी शिकारियों को यह बात समझाती है और वे सब मिलकर कोक का इस्तेमाल करके उस मेंढक की आंखों पर जोरदार धमाका करते हैं। कैलरॉय और डायरेक्टर भी बिल्कुल सही समय पर वापस आ जाते हैं और वे फ्रॉग किंग को मार गिराने में कामयाब होते हैं। सब लोग इस जीत का जश्न मनाते हैं और डायरेक्टर लैमिस को खतरे में डालने के लिए उससे माफी मांगता है। वो उन सबकी जान बचाने के लिए बॉक्सो को धन्यवाद देता है और उन्हें बताता है कि उनका मिशन पूरा हो चुका है। जब वे वापस लौट रहे होते हैं तो उन्हें अचानक दिखता है कि गांव पर हमला हुआ था। लैमिस इनकी तरफ जाती है, लेकिन वह पूरी तरह तबाह हो चुकी होती है, जिससे वह मनामी को लेकर बेहद चिंता में पड़ जाती है। हालांकि बॉक्सो किसी तरह उसे शांत करता है और लैमिस को लगता है कि मनामी जरूर हंटर एसोसिएशन में सुरक्षित चली गई होगी। वहाँ एक विशाल 2 मुंह वाला सांप दिखाई देता है, जिसने ये सारी तबाही मचाई थी। लैमिस को वे 2 गार्ड्स मिलते हैं। वो उनसे मनामी और उसकी माँ के बारे में पूछती है और गार्ड्स उसे बताते हैं कि वे अंदर सुरक्षित हैं। हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग की सुरक्षा बहुत कड़ी है, क्योंकि ट्रांसफर सर्कल वहीं पर मौजूद है। मनामी लैमिस का स्वागत करती है और सब लोग सबको सुरक्षित देखकर बेहद खुश होते हैं। बॉक्सो लोगों की मदद करने के बारे में सोचता है और फैसला करता है कि वो आज के दिन सबको मुफ्त में सामान देगा। रात को पता चलता है कि वह सांप असल में उन मेंढक मॉन्स्टर्स का प्राकृतिक दुश्मन है और बॉक्सो ये देखकर हैरान रह जाता है कि गांव वाले उसे पकाकर खाना बना रहे हैं। क्योंकि बॉक्सो मुफ्त में सामान बांट रहा है, इसलिए मेरे सामने एक बहुत लंबी लाइन लग जाती है और इससे कुछ नए चेहरे भी खींचे चले आते हैं। लैमिस सब कुछ ठीक हो जाने की खुशी में थोड़ी सी ड्रिंक ले लेती है और झूमने लगती है। वो हर किसी को बॉक्सो के आसपास इकट्ठा देखकर बहुत खुश है और उसे लगता है कि वो अब उनकी जिंदगी का एक बेहद जरूरी हिस्सा बन चुका है। अगले दिन लोग गांव को दोबारा ठीक करने का काम शुरू करते हैं और बॉक्सो को एसोसिएशन के पास लगा दिया जाता है, जहां आसपास काफी लोग मौजूद हैं। लैमिस उससे मिलने आती है और बताती है कि डायरेक्टर ने
उसे एक पर्सनल काम सौंपा है। वह बॉक्सों को इनके पास ले जाती है और पत्थरों को हटाना शुरू करती है, जिन्हें वह बड़ी आसानी से टुकड़ों में तोड़ देती है। उसकी गाड़ी भर जाती है और वह उसे कचरे के ढेर पर ले जाने की तैयारी करती है, लेकिन तभी अचानक कैलरॉय वहां आ जाता है। वह हर किसी को बॉक्सों की मशीन से कुछ न कुछ खिलाने पिलाने का ऑफर देता है। लेमिस खुश हो जाती है और कैलरॉय उसे बॉक्सों के साथ अपनी टीम में शामिल होने का न्योता देता है, लेकिन वह तुरंत मना कर देती है। कैलरॉय उदास होकर चला जाता है और अगले दिन बॉक्सों के पास एक महिला और उसका असिस्टेंट आते हैं। लेमिस सोचती है कि वे कौन हैं, तो वह महिला अपना परिचय एक्सचेंज हाउस, सिक्का बदलने वाली जगह की अकावी के रूप में देती है। वह बताती है कि वे यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि गांव में चांदी के सिक्कों की कमी हो गई है। लेमिस सोचती है कि ऐसा जरूर इसलिए हुआ है क्योंकि बॉक्सो सिर्फ चांदी के सिक्के लेता है और बॉक्सो को यकीन नहीं होता कि लेमिस ने उसकी पोल खोल दी। अकावी अपने सोने के सिक्कों को बदलने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन बॉक्सो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास अभी एक्सचेंज, सिक्का बदलने वाला फीचर नहीं है। लेमिस सुझाव देती है कि वे बस सोने का सिक्का डालकर कुछ खरीद सकते हैं, जिससे उन्हें बाकी के चांदी के सिक्के खुले चेंज के रूप में मिल जाएंगे। आखिरकार उनके पास चांदी के सिक्कों से भरा एक पूरा संदूक आ जाता है, लेकिन वह चोर उनके इस लेन देन को देख लेता है। बाद में हम एक बूढ़े आदमी को बॉक्सों के सामने देखते हैं और पता चलता है कि मैंने अपनी मशीन में एक लॉटरी कूपन फीचर जोड़ लिया है। वह आदमी हारने पर पूरी तरह टूट जाता है और दोबारा स्पिन करना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे घसीटते हुए वहां से ले जाती है। वही छोटी लड़की श्योरी परेशानी खड़ी करने के लिए मुट्ठी भर पत्थर लेकर आती है, लेकिन जैसे ही वह मेरी आवाज से चौंकती है, उसके सारे पत्थर हाथ से छूट जाते हैं और कुछ आदमी उसे वहां से उठाकर ले जाते हैं। अगले दिन जब वह दोबारा पास आती है तो वह इस बात से उदास होती है कि उसके पिता बाहर गए हुए हैं। बॉक्सो समझ जाता है कि वह दुखी महसूस कर रही है, इसलिए वह उसे एक मुफ्त जूस देता है और वह उसे धन्यवाद कहती है। रात को बॉक्सो को बाथ हाउस, स्नान घर के पास लगाया जाता है और देखते हैं कि मैं अब शैम्पू जैसे साफ सफाई के प्रोडक्ट्स भी बेच रहा हूँ। अगले दिन वह बूढ़ा आदमी इस बार अपनी पोती के साथ वापस आता है। वह उसे लॉटरी फीचर के बारे में सिखाता है और वह लड़की इसे आजमाने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। किस्मत से वह जीत जाती है और उसके दादाजी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसे एक सामान मुफ्त में मिलता है, लेकिन वह अपने दादाजी को खुश करने के लिए उसे उन्हें ही दे देती है और कहती है कि उसे उनके साथ बहुत मजा आया। अगले दिन डायरेक्टर बॉक्सो के पास आता है। वह सुनता है कि अब बॉक्सो के पास खुद को छिपाने, भेष बदलने की ताकत आ गई है, इसलिए वह उससे ऐसी जगह छिपने के लिए कहता है जहाँ हाल ही में कई अपराध हुए हैं, ताकि अपराधी को पकड़ने में मदद मिल सके। आखिरकार उसे एसोसिएशन के ठीक बाहर लगा दिया जाता है। लेमिस सोचती है कि वह कहाँ चला गया, पर मनामी उसे याद दिलाती है कि डायरेक्टर उसे मांग कर ले गए हैं, इसलिए लेमिस एसोसिएशन के आसपास के कामों में मदद करना जारी रखती है। बॉक्सो का दिन शांति से गुजरता है, लेकिन हम देखते हैं कि श्योरी उसे यहाँ वहाँ ढूंढ रही है। वह लेमिस से मिलती है और पूछती है कि क्या उसने उसके ऑफर के बारे में दोबारा सोचा। हालांकि लेमिस कहती है कि वह बॉक्सो को नहीं बेचेगी। श्योरी कहती है कि इससे उसे इतनी रकम मिलेगी कि उसकी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी, पर लेमिस साफ मना कर देती है और कहती है कि बॉक्सो की जगह कोई नहीं ले सकता। श्योरी सोचती है कि बॉक्सो असल में है क्या चीज, पर इस बारे में लेमिस को भी पक्का नहीं पता। वह सोचती है कि चूंकि वह सब कुछ समझ सकता है और जवाब दे सकता है, इसलिए वह उसे किसी इंसान की तरह ही देखती है। बॉक्सो ये सुनकर बहुत खुश होता है कि वह उसके बारे में ऐसा सोचती है। श्योरी ऐलान करती है कि वह किसी न किसी तरह बॉक्सो को पाकर रहेगी, पर वह ये कहते हुए उस दिन के लिए चली जाती है कि जब तक वह दिन नहीं आता, लेमिस उसका ख्याल रखे। बॉक्सो फिर से सामने आ जाता है और लेमिस उसे देखकर चौंक जाती है, लेकिन वह उससे कहती है कि उसने उसे बहुत मिस किया और वह उसे अपने पूरे दिन की बातें बताने के लिए काफी एक्साइटेड है। अगले दिन हम बॉक्सो को देखते हैं जब उसे एक ठेले पर ले जाया जा रहा होता है, पर पता चलता है कि असल में उसका अपहरण, किडनैप हो गया है और वह सोचता है कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। कुछ घंटे पहले हम देखते हैं कि कुछ आदमियों का एक ग्रुप बॉक्सो के पास आता है। वे उसे कहते हैं कि डायरेक्टर ने उन्हें दीवारों को मजबूत करने के काम के लिए रखा है, इसलिए वे उसे बताते हैं कि डायरेक्टर चाहते हैं कि वह उनके साथ चले ताकि वहाँ काम करने वाले मजदूरों को खाना मिल सके। बॉक्सो का ध्यान उस संदिग्ध आदमी पर जाता है जिसने उसे चोरी करने की कोशिश की थी, पर उसे लगता है कि वह अब सुधर चुका होगा क्योंकि वह डायरेक्टर के लिए काम कर रहा है। वह उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। वे आदमी उसे अपने ठेले पर लाद लेते हैं, लेकिन 8 घंटे बीत जाने के बाद उसे एहसास होता है कि असल में माजरा क्या है। वह सोचता है कि वे कितनी दूर जा रहे हैं और आखिरकार वे आराम करने के लिए रुकते हैं। जब वे रुके होते हैं तो बॉक्सो मौका देखकर अपने सुरक्षा कैमरे, सिक्योरिटी कैमरा का इस्तेमाल करता है और उन सबके चेहरों की तस्वीरें ले लेता है। वही चोर उसके पास आता है और उसे धमकी देता है कि वह उन्हें खाना दे। बॉक्सो मना कर देता है, इसलिए वो आदमी उस पर चाकू से वार करता है, जिससे बॉक्सो को थोड़ा नुकसान पहुंचता है, लेकिन उनका बॉस उस चोर को डांटता है और कहता है कि सामान को नुकसान न पहुंचाए। बॉस बॉक्सो से उसके सारे पैसे सौंपने को कहता है, पर बॉक्सो मना कर देता है। वे जानते हैं कि बॉक्सो खुद को ठीक कर सकता है, इसलिए बॉस अपने आदमियों से कहता है कि वे उसे थोड़ा सबक सिखाएं। वे आदमी उस पर हमला करने लगते हैं और हालांकि नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होता, पर वह सोचने लगता है कि क्या वह इस बारे में कुछ कर सकता है। उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि वो 1000 पॉइंट्स खर्च करके अपनी मजबूती को बढ़ा सकता है। इसे खरीदते ही वह तुरंत इतना मजबूत हो जाता है कि उन हमलों का असर घटकर 0 हो जाता है। बॉस ध्यान देता है कि बॉक्सो खुद को ठीक नहीं कर रहा है, जिससे वह डर जाता है कि कहीं उन्होंने उसे तोड़ तो नहीं दिया, पर वह चोर उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक है। बॉक्सो उन्हें कुछ ड्रिंक्स देता है और वह आदमी राहत की सांस लेता है कि मशीन अभी भी काम कर रही है। वे सब उस ड्रिंक को पीकर देखते हैं, लेकिन वह बहुत ही बकवास निकलती है क्योंकि वह बॉक्सो की सबसे खराब रेटिंग वाली ड्रिंक थी। रात के समय वे अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं और बॉक्सो को अंदर ले जाया जाता है। वे एक महिला से उसे देखने के लिए कहते हैं, लेकिन जैसे ही वह महिला पास आती है वे डर जाते हैं और बस उसे इस्तेमाल करने का तरीका, निर्देश फेंककर वहां से तुरंत भाग जाते हैं। वह महिला बॉक्सो से बात करने लगती है और वह सोचता है कि क्या उसे ईमानदारी से जवाब देना चाहिए। वह महिला अपना परिचय ह्यूलेमी के रूप में देती है और बॉक्सो उसे लेमिस की दोस्त के रूप में पहचान लेता है। वह असल में एक मैजिक आइटम इंजीनियर है और पता चलता है कि उसका भी अपहरण किया गया था। बॉक्सो उससे बात करने लगता है और वो एक ऐसे जादुई औजार को देखकर तुरंत इंप्रेस हो जाती है जो लोगों की बात समझ सकता है और बोल सकता है। वह निर्देशों को पढ़ती है और जल्द ही समझ जाती है कि वे आपस में कैसे बात कर सकते हैं। ह्यूलेमी बताती है कि उसने जादुई औजारों को इंसानी दिमाग देने का एक्सपेरिमेंट किया था, पर इस नतीजे पर पहुंची कि उनकी तकनीक से यह मुमकिन नहीं है, इसलिए उसने इसके बजाय एक इंसान की आत्मा को किसी औजार में डालने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। बॉक्सो यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसने असली बात पकड़ ली और ह्यूलेमी कहती है कि इस उत्साह के बीच उसे कुछ पीने के लिए चाहिए। बॉक्सो उसे अपनी एक मिल्क टी देता है और उसे वह बेहद स्वादिष्ट लगती है। वे बातें करना जारी रखते हैं और बॉक्सो इस बात को पक्का करता है कि उसके अंदर वाकई एक इंसान की आत्मा है और उसे अपनी पिछली जिंदगी की यादें भी हैं।
ह्यूलेमी सोचती है कि उसे पैसों की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आम जादुई औजारों को तो इसकी कोई जरूरत नहीं होती। बॉक्सो उसे अपने दूसरे रूप में बदलकर दिखाने का फैसला करता है और ह्यूलेमी समझ जाती है कि वह इन पैसों का इस्तेमाल नए फीचर्स पाने के लिए करता है। वह सोचती है कि ये और क्या क्या कर सकता है, इसलिए वह उसे अपनी बैरियर कवच की स्किल दिखाता है। वह सोचती है कि यह कोई दीवार जैसी चीज है, लेकिन बॉक्सो उसे अपने आर पार आने जाने देता है। ह्यूलेमी इस बात से हैरान रह जाती है कि वह एक आशीर्वाद ब्लेसिंग का भी इस्तेमाल कर सकता है, पर बॉक्सो भी इस बात से इंप्रेस है कि वह इतनी जल्दी सब कुछ समझ रही है। ह्यूलेमी सोने चली जाती है और बॉक्सो सोचता है कि क्या गांव के लोगों को पता चला होगा कि वह गायब है। उसी पल वे डाकू वापस आते हैं और ह्यूलेमी से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि उसने उन्हें डराया था। लेकिन बॉक्सो अचानक अपना रूप बदल लेता है और एक मैगजीन डिस्पेंसर पत्रिकाएं देने वाली मशीन बन जाता है और वह तुरंत उस आदमी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। वे आदमी पूरी तरह से भटक जाते हैं और यह कहकर अपने अपने कमरों की तरफ भागने का फैसला करते हैं कि उन्हें कुछ जरूरी काम निपटाना है। अगले दिन एक आदमी ह्यूलेमी को खाना देने आता है। ह्यूलेमी सिर्फ सूखी ब्रेड का एक टुकड़ा देखकर उदास हो जाती है, इसलिए बॉक्सो उसे अपने पास से कुछ खाना देने का फैसला करता है। वो उसे कई तरह के अलग अलग खाने खिलाता है और ह्यूलेमी को लगता है कि वह किसी रेस्टोरेंट से भी कहीं बेहतर है। ह्यूलेमी का पेट पूरी तरह भर जाता है। तभी डाकुओं का बॉस ये जानने के लिए अंदर आता है कि उसने क्या पता लगाया है। ह्यूलेमी उनके साथ कोई मदद नहीं करना चाहती, लेकिन बॉस उसे चेतावनी देता है कि बॉक्सो के पैसे निकालने का तरीका ढूंढने के लिए उसके पास सिर्फ 2 दिन का समय है। ये सुनकर बॉक्सो सोचता है कि उन्हें इससे पहले ही यहाँ से भागने का कोई रास्ता निकालना होगा। ह्यूलेमी उसकी जांच करना जारी रखती है और उनका समय तेजी से खत्म हो रहा होता है। बॉक्सो डाकुओं का ध्यान भटकाने के बारे में सोचता है ताकि ह्यूलेमी को भागने का मौका मिल सके, लेकिन ह्यूलेमी उससे गंभीरता से बात करती है और कहती है कि वह खुद को कुर्बान करने के बारे में बिल्कुल न सोचे, क्योंकि यह पूरा इलाका मॉन्स्टर्स से घिरा हुआ है। इसलिए अगर वह भाग भी गई तो उसका जिंदा बचना नामुमकिन है। वह थक जाती है, इसलिए उस रात के लिए काम रोक देती है। पर बॉक्सो सोचता रहता है कि उनके 2 दिन की समय सीमा का क्या होगा। रात के समय अचानक बाहर बहुत शोर शराबा होने लगता है, इसलिए वह तुरंत ह्यूलेमी को जगाता है। उन्हें एहसास होता है कि बाहर कोई लड़ाई चल रही है और तभी अचानक उन्हें लैमिस की आवाज सुनाई देती है। बाहर घमासान लड़ाई चल रही होती है और लैमिस बॉक्सो का नाम पुकारते हुए सीधे बिल्डिंग के अंदर घुसने लगती है। ह्यूलेमी ये जानकर हैरान रह जाती है कि बॉक्सो और लैमिस दोस्त हैं और उसे लगता है कि अब उन्हें बस आराम से बैठकर बचाए जाने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन ह्यूलेमी को अचानक ख्याल आता है कि वे बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि डाकुओं ने अपना सारा सोना यहाँ छिपाने के अलावा भारी मात्रा में विस्फोटक एक्सप्लोसिव्स भी रखे हुए हैं। बॉक्सो ये सुनकर चिंता में पड़ जाता है और तभी अचानक कुछ विस्फोटकों में धमाका होता है, जिससे छत टूटकर नीचे गिरने लगती है। लेकिन बॉक्सो अपने बैरियर से उन दोनों की रक्षा करता है। ह्यूलेमी पूछती है कि क्या वह इस बैरियर को हमेशा के लिए संभाल सकता है, पर वह इशारा करता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। वह सोचता है कि अपनी मजबूती बढ़ाने की वजह से वह खुद तो मलबे में दबकर भी बच जाएगा, लेकिन उसे ह्यूलेमी की फिक्र होती है। ह्यूलेमी समझ जाती है कि उसकी इस ताकत में पैसा खर्च होता है, इसलिए वह उसका ध्यान डाकुओं के सोने के ढेर की तरफ खींचती है। बॉक्सो उस सोने को अपने बैरियर के अंदर आने देता है और वह अपने सारे सामानों की कीमतें आसमान पर पहुंचा देता है, जबकि ह्यूलेमी वह सारा पैसा उसके अंदर डाल देती है। बॉक्सो को भारी संख्या में पॉइंट्स मिलते हैं और वह सोचता है कि अब वह तब तक टिका रह सकता है जब तक लैमिस उन्हें बचा नहीं लेती। लेकिन तभी अचानक ह्यूलेमी बेहोश होकर गिरने लगती है। बॉक्सो को एहसास होता है कि वह सांस नहीं ले पा रही है, क्योंकि उसका बैरियर हवा को भी अंदर आने से रोक देता है। वो सोचता है कि वह क्या कर सकता है और तभी अचानक वह अपना रूप बदलकर एक ऑक्सीजन वेंडिंग मशीन बन जाता है। ह्यूलेमी अब आराम से सांस ले पाती है और बॉक्सो खुश होता है कि वह अपनी पिछली जिंदगी में वेंडिंग मशीनों का अंधा दीवाना था। उसे याद आता है कि साल 1965 में एयर पोल्यूशन की चिंताओं के कारण ऑक्सीजन वेंडिंग मशीनें बनाई गई थी। ह्यूलेमी कहती है कि अगर वह एक इंसान होता तो वह उसके प्यार में पड़ जाती, और बॉक्सो भी उसके इस अंदाज पर थोड़ा शर्मा जाता है। तभी लैमिस उन तक पहुंच जाती है और आखिरकार उसे ढूंढकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह बैरियर के बीच से निकलकर सीधे उसे टकराती है और यह सोचकर रोने लगती है कि उसने उसे खो दिया था। वह उसे गले लगा लेती है और उसका ध्यान न रख पाने के लिए माफी मांगती है और बॉक्सो भी उससे दोबारा मिलकर बेहद खुश होता है। लैमिस को आखिरकार एहसास होता है कि ह्यूलेमी भी वही है और ह्यूलेमी खुश होती है कि वे सब सही सलामत बाहर निकल आए। फिल्मिना सोचती है कि कैलरॉय ने इस काम में मदद क्यों की, जबकि इसमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला था। कैलरॉय कहता है कि वह बस एक भला आदमी है, लेकिन फिल्मिना जानती है कि वह बॉक्सो से कोई फायदा उठाना चाहता है और कैलरॉय कहता है कि वे किसी भी कीमत पर अपना सपना पूरा करके रहेंगे। हम लैमिस को एक बच्चे के रूप में देखते हैं जो ह्यूलेमी के साथ मिलकर अपनी ताकत से मछलियां पकड़ रही है। ह्यूलेमी को लगता है कि उसके माता पिता खुश होंगे, लेकिन हमें पता चलता है कि लैमिस घर पर लगातार चीजें तोड़ने की वजह से मुसीबत में पड़ जाती है। वो अचानक बॉक्सो के सामने खड़ी होती है और उसे बचाने के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन देखते हैं कि वह सिर्फ एक सपना देख रही है और सोते हुए उसे कह रही है कि वह उसे दोबारा छोड़कर न जाए। ह्यूलेमी बॉक्सो को बताती है कि उसके किडनैप होने के बाद लैमिस बिना सोए लगातार उसे ढूंढ रही थी। वह उनके बीते कल के बारे में बताती है और खुलासा करती है कि उनका गांव पूरी तरह तबाह हो गया था और लैमिस ने अपने माता पिता को खो दिया था। इतनी ताकत होने के बावजूद वो उस समय इतनी डर गई थी कि कुछ कर नहीं पाई और यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस बन गया। बॉक्सो उसकी मदद के लिए जो कुछ भी कर सकता है वो करना चाहता है और वह लैमिस सपने में देखती है कि वे हमेशा साथ रहेंगे। अगले दिन ह्यूलेमी गांव में ही रुकने का फैसला करती है और लैमिस कुछ काम के सिलसिले में बाहर चली जाती है। ह्यूलेमी और बॉक्सो के पास सुई के बॉडीगार्ड्स आते हैं। वो आदमी उन्हें बताता है कि सुई उनसे एक रिक्वेस्ट करने आ रही है और वह उम्मीद करता है कि वे उसकी बात मान लेंगे। तभी उन आदमियों को सुई के आने की आवाज सुनाई देती है और वे घबराकर वहां से तुरंत चले जाते हैं। सुई ह्यूलेमी से अपना परिचय देती है और उससे एक मदद मांगती है। ह्यूलेमी सोचती है कि वह क्या चाहती है, तो सुई समझाती है कि व्यापारी परिवारों का एक गैदरिंग होने वाला है जहां वे अपने सबसे नए जादुई औजारों को दिखाते हैं। इस इवेंट की ऑर्गेनाइजर उसकी दुश्मन काना है और सुई सिर्फ उसके बारे में सोचकर ही गुस्से से लाल हो जाती है। ह्यूलेमी को यह काफी दिलचस्प लगता है और बॉक्सो भी इसके लिए राजी हो जाता है। वे इवेंट में जाते हैं और बॉक्सो सुई की दुश्मन को यहाँ ढूंढने लगता है। सुई उसके पास जाती है और दोनों एक दूसरे से ऐसे मिलती हैं जैसे उनके बीच बहुत प्यार हो। काना प्रतियोगिता को परखने के लिए ह्यूलेमी और बॉक्सो की तरफ देखती है, पर उसे पूरा भरोसा है कि जीत उसी की होगी। प्रेजेंटेशन शुरू होते हैं और हम पहले पार्टिसिपेंट को अपना नया आविष्कार दिखाते हुए देखते हैं। वह इसे एक जादुई हथियार बताता है जो अपना रूप बदल सकता है। ह्यूलेमी को लगता है कि आइडिया अच्छा है, पर पता चलता है कि वह बस एक छड़ी पर अलग अलग चीजें जोड़ रहा है, जिससे हर कोई निराश हो जाता है। कई और फीके प्रेजेंटेशन देखने के बाद ह्यूलेमी बोर होने लगती है, पर तभी काना की बारी आती है। उसका इंजीनियर एक रोबोट सामने लाता
आता है और दावा करता है कि उसने एक जादुई औजार को दिमाग देने का सपना सच कर दिखाया है। ह्यूलेमी यह देखकर हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि उसने जरूर किसी इंसान की आत्मा को उस रोबोट के अंदर डाला है। वह ध्यान दिलाती है कि मैजिक इंजीनियर एसोसिएशन ने इस पर बैन लगा रखा है क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। वह बताती है कि अतीत में इसकी वजह से एक पूरा शहर तबाह हो गया था। रोबोट कमांड्स को फॉलो करता है जिससे हर कोई इंप्रेस हो जाता है, पर तभी अचानक वह बेकाबू हो जाता है और सबको जान से मारने की कोशिश करने लगता है। वह इंजीनियर उसे बंद करने की कोशिश करता है, पर रोबोट उसे उठाकर फेंक देता है और उसे जगाने के लिए दोषी ठहराता है। ह्यूलेमी सुई के आदमियों को मदद के लिए कहती है, पर वे सब भी दूर जा गिरते हैं। ह्यूलेमी खुद उस रोबोट पर कूदती है और उसकी जादुई सिल को निशाना बनाती है। वह उसे बंद करने में कामयाब हो जाती है और उस आत्मा से माफी मांगती है जिसका इसमें इस्तेमाल किया गया था। वहां मौजूद भीड़ को अचानक एहसास होता है कि ह्यूलेमी कौन है और हमें पता चलता है कि मुसीबतें खड़ी करने के मामले में उसका काफी बड़ा नाम है। ह्यूलेमी दावा करती है कि वे सारे किस्से उसकी जवानी के थे और सुइकाना पर अपनी जीत का ऐलान कर देती है। कुछ समय बाद सर्दियों का मौसम आ जाता है और हम गांव के सभी रेस्टोरेंट मालिकों को मोनामी की अगुवाई में एक मीटिंग करते हुए देखते हैं। वे एक बहुत ही पॉपुलर चेन रेस्टोरेंट के आने पर चर्चा करते हैं और उन्हें डर है कि उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। मनामी बॉक्सो को अपने सीक्रेट हथियार के रूप में सबके सामने लाती है और वह लैमिस को इन सराय में डिस्काउंट देने का वादा करके बॉक्सो को मना लेती है। हम देखते हैं कि वह नया रेस्टोरेंट खुल चुका है और वहां अंदर जाने के लिए लोगों की एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। लैमिस और ह्यूलेमी वहां जाकर खाना आजमाती हैं, पर उन्हें वह काफी साधारण लगता है। उन्हें लगता है कि ये बॉक्सो के खाने के सामने कहीं नहीं टिकता। लैमिस कहती है कि खाना थोड़ा फीका है और बॉक्सो सोचता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दुनिया में मसाले और सीजनिंग सस्ते नहीं है, लेकिन इससे उसे एक तरकीब सूझती है। मोनामी की अगली मीटिंग में वो कहती है कि अपने ग्राहकों को बचाने के लिए उन्हें एक नया मेनू तैयार करना होगा। वे सब अपनी सबसे नई रेसिपी सामने लाते हैं और लैमिस और ह्यूलेमी उस खाने का टेस्ट करती हैं। वे भोजन को और बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव देती हैं, जबकि बॉक्सो अपना रूप बदलकर उन्हें एक सैंपल देता है कि असली स्वाद कैसा होना चाहिए। सभी रेस्टोरेंट मालिक सलाह लेने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं और बॉक्सो के सैंपल से काफी प्रेरित होते हैं। हम देखते हैं कि उस चेन रेस्टोरेंट के ठीक बाहर सभी स्थानीय मालिकों ने अपने नए व्यंजनों के फूड स्टॉल्स लगा लिए हैं और वे लाइन में इंतजार कर रहे लोगों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। लोग इन नए पकवानों को छक्कर हैरान रह जाते हैं। ये आइडिया एक बहुत बड़ी सफलता साबित होता है और वह चेन रेस्टोरेंट घाटे में जाने के कारण आखिरकार बंद हो जाता है। जब सभी मालिक इस जीत का जश्न मना रहे होते हैं, तभी कैलरॉय बॉक्सो के पास आता है। वह बॉक्सो को एक नए कैंपेन पर साथ चलने का न्योता देता है, लेकिन बॉक्सो तुरंत मना कर देता है। कैलरॉय उसे याद दिलाता है कि जब उसका अपहरण हुआ था तब उसने उसकी मदद की थी। यह सुनकर बॉक्सो अपना फैसला बदलने के बारे में सोचता है, लेकिन कैलरॉय उसे कहता है कि वह इस बारे में लैमिस से बात कर ले। ह्यूलेमी को लगता है कि ज्यादातर लोग कैलरॉय के ग्रुप में शामिल होने का मौका कभी नहीं छोड़ेंगे और वह सोचती है कि लैमिस क्या चाहती है। लैमिस कहती है कि वह लड़ना चाहती है ताकि और ज्यादा मजबूत बन सके, पर ह्यूलेमी को शक होता है कि क्या वह बदला लेना चाहती है। बॉक्सो उसकी हर मुमकिन तरीके से मदद करना चाहता है, इसलिए वह एक फ्लावर मशीन में बदलकर लैमिस का मूड अच्छा कर देता है। बॉक्सो उस बात के बारे में सोचता है जो ह्यूलेमी ने उसे लैमिस के बीते कल के बारे में बताई थी और जैसे जैसे वसंत का मौसम नजदीक आ रहा है, जब शिकारी दोबारा एक्टिव हो जाएंगे, वह हर हाल में लैमिस की रक्षा करने के काबिल बनना चाहता है। तभी अचानक एक लड़की उसके पास आती है, लेकिन जैसे ही सामने से गार्ड्स आते हैं, वह तुरंत बॉक्सो के पीछे छिप जाती है। वह गार्ड अपने लिए थोड़ा स्ट्यू लेता है तो उसका दोस्त सोचता है कि वह रोज रोज एक ही चीज क्यों खाता है, पर गार्ड जोर देकर कहता है कि यह उसका सबसे पसंदीदा खाना है। हमें पता चलता है कि वह लड़की उस गार्ड को पसंद करती है, लेकिन वह इतनी शर्मीली है कि अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर पा रही। बॉक्सो उसकी मदद करने का फैसला करता है। वह एक नए रूप में बदल जाता है और उस लड़की को कुछ सब्जियां देता है। वह उस लड़की को कुछ और सामग्रियां भी देता है और वह समझ जाती है कि बॉक्सो उसे उस गार्ड के लिए उसका पसंदीदा स्ट्यू पकाने के लिए कह रहा है। लड़की उसे धन्यवाद देती है और हमें पता चलता है कि बाद में वे दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में आ गए। आखिरकार वसंत का मौसम आ जाता है और ऐसा लगता है कि लैमिस और बॉक्सो कैलरॉय के एक्सपीडिशन पर जाने के लिए राजी हो गए हैं। हमें पता चलता है कि वे क्रोकोडाइल मॉन्स्टर्स की जांच करने जा रहे हैं क्योंकि वे उस इलाके के 3 मुख्य मॉन्स्टर गुटों में से एक हैं। मेंढकों के बॉस फ्रॉग किंग और दो मुंह वाले सांप से निपटने के बाद वे ये देखने जा रहे हैं कि कहीं मगरमच्छ मॉन्स्टर्स की संख्या भी जरूरत से ज्यादा तो नहीं बढ़ गई है। पूरी टीम निकलने की तैयारी करती है और ह्यूलेमी खुलासा करती है कि वह भी उनके साथ जा रही है। वह बताती है कि डायरेक्टर ने उसे एक इकोलॉजी सर्वे करने के लिए काम पर रखा है। वे सब आगे बढ़ते हैं और कैलरॉय आखिरकार शहर से बाहर निकलने पर काफी खुश है। तभी अचानक कुछ मेंढक मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन टीम के लोग बड़ी आसानी से उनसे मुकाबला करके उन्हें खदेड़ देते हैं। लैमिस भी इस लड़ाई में शामिल होना चाहती है और वह पत्थर फेंकने के बारे में सोचती है। बॉक्सो को लगता है कि चीजें फेंकना उसकी ताकत का एक अच्छा इस्तेमाल होगा, इसलिए वह उसे फेंकने के लिए एक मजबूत बोतल देता है। वह अपनी पूरी ताकत से उसे फेंकती है, लेकिन उसका निशाना बिल्कुल चूक जाता है। इसके बाद पूरी टीम आराम करने के लिए रुकती है और सब मिलकर बॉक्सो के शानदार खाने का आनंद लेते हैं। वे इस बात से बेहद खुश हैं कि उन्हें अपने खाने के लिए शिकार करने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। तभी बॉक्सो अपना एक नया फीचर दिखाता है। वो अपनी मशीन में एक इमरजेंसी बॉक्स जोड़ता है और पता चलता है कि उसके अंदर एक पोर्टेबल टॉयलेट के पार्ट्स हैं। पूरी टीम को यह आइडिया बहुत ही शानदार लगता है और कैलरॉय इसका क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करता है क्योंकि उसी ने बॉक्सो को इस अभियान पर आने के लिए मनाया था। लेकिन टीम का कोई भी सदस्य उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वे अपना सफर जारी रखते हैं और कैलरॉय बताता है कि अब वे मगरमच्छों के इलाके में दाखिल हो रहे हैं। वे आगे की स्थिति का पता लगाने के लिए शिरो को स्काउटिंग के लिए भेजने का फैसला करता है, इसलिए बाकी टीम के रुकने के दौरान वे आगे निकल जाते हैं। जब वे वापस लौटते हैं तो रिपोर्ट देते हैं कि उन्हें वहां लगभग 30 मगरमच्छों का एक ग्रुप मिला है। ह्यूलेमी बताती है कि आमतौर पर इनका एक सामान्य ग्रुप 10 से 50 के बीच होता है। ये सुनकर कैलरॉय सोचता है कि चूंकि इनकी संख्या असामान्य रूप से ज्यादा नहीं है, इसलिए वे इन्हें ऐसे ही छोड़ सकते हैं। लेकिन फिल्म ध्यान दिलाती है कि इन मगरमच्छों की बाजार में बहुत अच्छी कीमत मिलती है, इसलिए वह उनका शिकार करना चाहती है। कैलरॉय आखिरकार उसकी बात से सहमत हो जाता है और वे उस रात वहीं आराम करने का फैसला करते हैं। जब सब सो रहे होते हैं तब हम ह्यूलेमी को लैमिस से सावधान रहने के लिए कहते हुए देखते हैं। वह उम्मीद जताती है कि काश वह इस लड़ाई में मदद करने के लिए कुछ कर पाती। वह बातों बातों में जिक्र करती है कि मगरमच्छ ठंड के प्रति बहुत कमजोर होते हैं और ये सुनते ही बॉक्सो अचानक एक आइस मशीन, बर्फ देने वाली मशीन में बदल जाता है। ह्यूलेमी को इससे एक तरकीब सूझती है और वह सोचती है कि बॉक्सो कितनी बर्फ बना सकता है। अगले दिन हम देखते हैं कि बॉक्सो नदी में भारी मात्रा में बर्फ डाल रहा होता है। ठंड की वजह से सारे मगरमच्छ पानी से बाहर
बाहर निकल आते हैं और केलरॉय को लगता है कि उनके पास ये सबसे बेहतरीन मौका है। वह फिल्मिना से वहाँ कोहरा फॉग पैदा करने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है कि वो इतने बड़े इलाके को कोहरे से नहीं ढक सकती। जब सब सोचने लगते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, तभी बॉक्सो अपना रूप बदलकर एक और नई मशीन में तब्दील हो जाता है। वह नदी में ड्राई आइस डालना शुरू कर देता है और इससे पूरे इलाके में घना कोहरा छा जाता है। केलरॉय एक बार फिर इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करता है, लेकिन फिल्मिना साफ कह देती है कि बॉक्सो उससे कहीं ज्यादा काम का है। यह सुनकर केलरॉय उदास हो जाता है कि वह कितना बेकार है, पर आखिरकार वे सब मगरमच्छों का शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। यूलेमी बॉक्सो के पास ही रुक जाती है और वह उसे बताती है कि डायरेक्टर की तरफ से उसका असली मिशन इन बॉस मॉन्स्टर्स के अचानक दिखने की जांच करना है। आमतौर पर इनका दिखना बहुत ही दुर्लभ होता है, लेकिन जब एक के बाद एक दो बॉस मॉन्स्टर्स सामने आ चुके हैं तो वह सोचती है कि दाल में जरूर कुछ काला है। तभी अचानक एक बहुत जोरदार धमाका होता है और पूरी टीम भागती हुई वापस आती है। हम देखते हैं कि लेमिस बेहोश हो चुकी है और एक विशाल मगरमच्छों का बॉस क्रोकोडाइल बॉस उनके पीछे पड़ा हुआ है। केलरॉय ह्यूलेमी से गाड़ी पर कूदने के लिए कहता है, लेकिन वह बॉक्सो को छोड़कर नहीं जाना चाहती। हालांकि बॉक्सो अपने बैरियर से उसे पीछे धकेल देता है और केलरॉय उसे पकड़ लेता है। बॉक्सो अपना रूप बदलता है और उस क्रोकोडाइल बॉस का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए जोर जोर से आवाजें करना शुरू कर देता है। वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपनी ड्यूरेबिलिटी और टफनेस को अपग्रेड करता है, लेकिन फिर भी बॉस के एक तगड़े वार से वह हवा में उड़ जाता है और इस हमले के कारण उसके 1000 पॉइंट्स कम हो जाते हैं। बॉक्सो को लगता है कि सिर्फ उसका बैरियर काफी नहीं होगा, वह हर हाल में अपनी टीम की रक्षा करना चाहता है। इसलिए वो एक बार फिर अपना रूप बदलता है और बॉस की तरफ फ्राइड चिकन लंच, पके हुए चिकन के डिब्बे शूट करने लगता है। क्रोकोडाइल बॉस उसे खाने लगता है। ये देखकर बॉक्सो उसके सामने ऐसे खानों का पूरा पहाड़ खड़ा कर देता है, लेकिन वह मॉन्स्टर खाने के साथ साथ बॉक्सो को भी एक ही बार में पूरा निकल जाता है। बॉक्सो खुद को बॉस के पेट के अंदर पाता है और वह ध्यान देता है कि एसिड की वजह से उसके पॉइंट्स बड़ी तेजी से कम हो रहे हैं। वह तुरंत एक लॉन्ड्री डिस्पेंसर में बदल जाता है और बॉस पर टाइड पॉड्स डिटर्जेंट कैप्सूल से हमला करता है, जिससे उस मॉन्स्टर के पेट में भयंकर दर्द होने लगता है। बॉक्सो जानता है कि यह काफी नहीं है, इसलिए वो एक गैस मशीन में तब्दील हो जाता है और बॉस के पेट को अंदर से पूरी तरह गैस से भर देता है। इसके बाद वो अपने हीटिंग मोड, गर्म करने वाले फीचर को ऑन करता है और अपने माइक्रोवेव के अंदर एक कैन बुलाता है। कुछ कागजों के साथ मिलकर वह उन सबको अंदर ही अंदर गर्म करता है और आग लगाने में कामयाब हो जाता है। वह इस आग को अपने बैरियर से बाहर की तरफ शूट करता है, जिससे मॉन्स्टर के पेट के अंदर एक बहुत ही भयानक धमाका, विस्फोट होता है। जब धुआं साफ होता है तो वहाँ सिर्फ बॉक्सो ही सही सलामत बचा रह जाता है। वो बॉस मरते मरते एक खास सिक्का, स्पेशल कॉइन छोड़ जाता है, लेकिन जैसे ही बॉक्सो उसे लेने बढ़ता है, अचानक पैर के नीचे की जमीन फट जाती है और बॉक्सो सीधे नीचे खाई में गिरने लगता है। नीचे गिरते समय वो सोचता है कि वह खुद को बचाने के लिए क्या कर सकता है। वो एक बलून वेंडिंग मशीन, गुब्बारे देने वाली मशीन में बदल जाता है और तेजी से गुब्बारे फुलाना शुरू करता है, जिससे उसका पूरा बैरियर गुब्बारों से भर जाता है। हालांकि गिरते हुए उसकी रफ्तार को धीमा करने के लिए यह भी काफी नहीं था, इसलिए वह तुरंत एक कार्डबोर्ड वेंडिंग मशीन, गत्ते की मशीन में बदल जाता है, जिससे उसका वजन बहुत हल्का हो जाता है। वह देखता है कि उसके ठीक नीचे एक बहुत ही विशाल भूल भुलैया भयानक लेबिरिंथ है और वह ऊपर से ही कुछ तस्वीरें लेने के लिए अपने कैमरे का इस्तेमाल करता है। आखिरकार वह नीचे सुरक्षित लैंड कर जाता है और उसे जमीन पर मगरमच्छ का गिरा हुआ वह खास सिक्का दिखाई देता है। वह खुद उसे उठा नहीं सकता, इसलिए वह कुछ नए फीचर्स को अनलॉक करने के बारे में सोचता है। जब वह अपने पॉइंट्स चेक करता है तो वह हैरान रह जाता है। उसके पास 10 लाख 1 मिलियन से भी ज्यादा पॉइंट्स जमा हो चुके थे। उसे एहसास होता है कि ये सारे पॉइंट्स उसे उस क्रोकोडाइल बॉस को हराने के इनाम के रूप में मिले हैं। वह सोचता है कि इतने सारे पॉइंट्स का वह क्या कर सकता है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि वह अपने वेंडिंग मशीन रैंक को लेवल अप बढ़ा कर सकता है। वह अपनी रैंक बढ़ाकर 2 कर लेता है, जिससे उसके कुछ स्टैट्स बढ़ जाते हैं और उसके पास रूप बदलने के और भी नए ऑप्शंस अनलॉक हो जाते हैं। वह एक वैक्यूम मशीन में बदल जाता है, जैसी कार वॉश पर देखने को मिलती है, और वह उस मगरमच्छ बॉस के सिक्के को खींचकर अपने अंदर रखने में कामयाब हो जाता है। हालांकि जब वह उसकी जांच करता है तो फिलहाल उस सिक्के से कुछ होता हुआ नहीं दिखता। तभी अचानक उसकी रेड लाइट चमकने लगती है, फ्लैश होने लगती है और उसे एक वार्निंग मिलती है कि उसके रूप बदलने का रोज का समय 2 घंटे से ऊपर होने वाला है। वह तुरंत अपने असली रूप में वापस आ जाता है और वह हैरान रह जाता है कि उसके पास ऐसी समय की भी कोई पाबंदी थी। पूरा दिन गुजर जाता है और उसे वहाँ से गुजरता हुआ एक भी इंसान नहीं दिखता, लेकिन वह धूप में आराम से समय बिताने का मजा लेता है। यहाँ पता चलता है कि उसने अपनी मशीन में एक नया सोलर पैनल फीचर जोड़ लिया है, जिससे धूप रहने पर उसके पॉइंट्स की बचत होती है। तभी अचानक 4 भालू जैसे जीव उसकी तरफ भागते हुए आते हैं। पता चलता है कि कुछ जंगली सुअर उनके पीछे पड़े हुए हैं और उन भालुओं में से एक जख्मी है। बॉक्सो उनकी मदद करने का फैसला करता है और खुद को छिपाने के लिए अपनी कैमोफ्लेज स्किल का इस्तेमाल करता है। इसके बाद वह अपने बैरियर को चालू करके उन सुअरों पर ड्रिंक्स की बौछार कर देता है, जो सीधे उनके मुंह पर लगती हैं और वे वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। वे भालू हैरान रह जाते हैं कि आखिर क्या हुआ। तभी बॉक्सो तुरंत उनके सामने प्रकट हो जाता है। वे सोचते हैं कि ये क्या चीज है, लेकिन जैसे ही बॉक्सो बोलता है वे भालू डर के मारे पीछे हट जाते हैं। बॉक्सो को लगता है कि अब खाने का लालच ही एकमात्र उम्मीद है, इसलिए वह तुरंत एक फूड मशीन में बदल जाता है और फ्राइड चिकन का एक डिब्बा बाहर फेंकता है। भालू उसकी खुशबू को सूंघकर दंग रह जाते हैं और सुको नाम का भालू समझ जाता है कि शायद ये कोई ऐसा बॉक्स है जो खाना बेचता है, लेकिन उनका लीडर मीकिन चिंता जताता है कि कहीं ये कोई जाल ना हो। हालांकि वे खुद को रोक नहीं पाते और पेल नाम का भालू चिकन खा लेता है, जो उसे बेहद स्वादिष्ट लगता है। बाकी दोनों भालू भी तुरंत दौड़कर आते हैं और एक और डिब्बा खरीदते हैं। उन्हें भी इसका स्वाद बहुत पसंद आता है। मीकिन भी खुद पर काबू नहीं रख पाता और उनके साथ खाने में शामिल हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि इसका स्वाद इतना लाजवाब है। चिकन का पूरा पहाड़ साफ करने के बाद पेल को लगता है कि अब उन्हें घर लौट जाना चाहिए, लेकिन मीकिन कहता है कि उन्हें अभी तक कोई खजाना नहीं मिला है। तभी सुको बॉक्सो की तरफ इशारा करता है और कहता है कि यह बॉक्स ही सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन बॉक्सो कहने की कोशिश करता है कि वह उनकी जागीर प्रॉपर्टी नहीं बनेगा। जब भालू उसे अलग अलग लाइनें बोलते हुए सुनते हैं तो वे चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या ये वाकई उनकी बातें समझ सकता है। बॉक्सो उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार मीकिन कुछ समझ नहीं पाता और उसे लगता है कि यह मशीन बस यूं ही कुछ भी बोल रही है। वे उसे भूल भुलैया के प्रवेश द्वार तक ले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन बॉक्सो का वजह इतना ज्यादा है कि वे उसे हिला तक नहीं पाते। बॉक्सो फिर से कार्डबोर्ड में बदलने के बारे में सोचता है, लेकिन उसे लगता है कि इससे वे डरकर भाग जाएंगे, इसलिए वह इसके बजाय खुद में पहिए व्हील्स जोड़ लेता है। भालू उसे धकेलते हुए आगे बढ़ाते हैं और वे उसी इलाके के पास पहुंचते हैं जहां जंगली सुअरों
पिग फिएंड्स ने उन पर पहले हमला किया था। बॉक्सो उन्हें अपना बैरियर दिखाने का फैसला करता है, लेकिन भालू उसे देखकर घबरा जाते हैं। वह उन्हें अपने बैरियर से बाहर जाने देता है, पर अब उन्हें उस पर शक होने लगता है। बॉक्सो एक बार फिर उनसे संपर्क करने की कोशिश करता है और टेक्स्ट डिस्प्ले लिखावट दिखाने वाले एक नए फीचर का इस्तेमाल करता है, लेकिन वे भालू जापानी भाषा नहीं जानते, इसलिए वे उसे पढ़ नहीं पाते। भालुओं को लगता है कि उन्हें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए, लेकिन बॉक्सो तुरंत कुछ और फ्राइड चिकन नीचे गिरा देता है, जिससे वे फौरन अपना इरादा बदल लेते हैं। तभी अचानक जंगली सुअर दोबारा उनकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं। बॉक्सो एक गैस पंप में बदल जाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह अपना नोजल हिला नहीं पा रहा है। तभी अचानक जमीन हिलती है और नोजल ढीला हो जाता है, जिससे वो अपनी गैस फैला पाता है। इस वजह से सारे सुअर फिसल कर गिर जाते हैं, लेकिन जमीन का हिलना बंद नहीं होता और वहाँ एक विशाल आग उगलता हुआ कंकाल फ्लेमिंग स्केलेटन प्रकट होता है। मीकिन उसे वहाँ का बॉस पहचान लेता है और दूसरों को भागने के लिए कहता है। वे बॉक्सो को लेकर वहाँ से तेजी से भागते हैं और वो बॉस उन सुअरों को खा जाता है। वे किसी तरह बच निकलने में कामयाब होते हैं। जब भालू सो रहे होते हैं तो बॉक्सो का ध्यान कुछ जलती हुई खोपड़ियों पर जाता है जो उनकी तरफ बढ़ रही थी। वह जितना हो सके उतना शोर मचाता है और भालुओं को जगाने में कामयाब रहता है। मीकिन कहता है कि उन्हें इनसे निपटना होगा, वरना ये उस बॉस को बुला लेंगी। वे सोचते हैं कि इनसे कैसे लड़ें। तभी बॉक्सो तुरंत उन्हें पानी देता है। भालू उन खोपड़ियों पर पानी फेंकते हैं और मीकिन उन्हें खत्म करने में कामयाब हो जाता है। पेल को लगता है कि बॉक्सो कमाल का है, क्योंकि उसने ठीक वही चीज दी जिसकी उन्हें जरूरत थी। अगले दिन वे प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ना जारी रखते हैं, लेकिन तभी उन्हें आगे किसी लड़ाई का शोर सुनाई देता है। कुरो आगे का मुआयना करने के लिए दौड़ता है और वह ये बताने के लिए वापस आता है कि आगे सब सुरक्षित है। वह कहता है कि उसने वहाँ डायरेक्टर के साथ साथ एक असाधारण रूप से ताकतवर लड़की को भी देखा है। हम लैमिस को देखते हैं जो एक जंगली सुअर पिग फिएंड को हरा रही है और बॉक्सो का नाम पुकार रही है। जैसे ही वह उसे पास आते देखती है, वह तुरंत दौड़कर उसे गले लगा लेती है। हम देखते हैं कि ह्यूलेमी और कैलरॉय का ग्रुप भी उसके साथ है और आखिरकार उसे ढूंढकर वे सब राहत की सांस लेते हैं। भालू डायरेक्टर का अभिवादन करते हैं और डायरेक्टर बॉक्सो को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। मीकिन सोचता है कि बॉक्सो आखिर है क्या, तो डायरेक्टर उसका परिचय अपने गांव के एक निवासी के रूप में कराते हैं। मीकिन हैरान होकर पूछता है कि एक जादुई औजार उनके गांव का निवासी कैसे हो सकता है, तो डायरेक्टर समझाते हैं कि बॉक्सो उनकी हर बात समझ सकता है। मीकिन को इस पर यकीन करना मुश्किल लगता है और वह ध्यान दिलाता है कि बॉक्सो तो बस यूं ही कुछ भी अजीब सी लाइनें बोलता रहता है। लेकिन तभी लैमिस उन्हें बॉक्सो के बात करने का तरीका समझाती है और यह जानकर भालुओं के होश उड़ जाते हैं कि बॉक्सो पूरे समय उनकी हर एक बात समझ रहा था। वे सब मिलकर उस भूल भुलैया से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और तभी डायरेक्टर खुलासा करते हैं कि बॉक्सो को बचाने के अलावा उनका एक दूसरा मकसद भी था। वह बताते हैं कि कैलरॉय का ग्रुप वहाँ के कंकाल बॉस स्केलेटन बॉस को हराना चाहता है। कैलरॉय समझाता है कि उसके ग्रुप के हर सदस्य का एक लक्ष्य गोल है और वे किसी भी कीमत पर उसे हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वो आगे उस भूल भुलैया की पौराणिक कथा लेजेंड के बारे में बताता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इसके सबसे निचले स्तर तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और उसकी शर्तों को पूरा करते हैं तो आपकी कोई भी एक इच्छा पूरी की जा सकती है। लैमिस उन शर्तों के बारे में सोचती है और क्रॉय का मानना है कि वह शर्त वही सिक्का कॉइन है जो किसी बॉस मॉन्स्टर के हारने पर मिलता है। बॉक्सो ये सुनकर हैरान रह जाता है कि उसके पास जो सिक्का है वो इतना कीमती है। कैलरॉय बताता है कि उनके ग्रुप के पास कुल 6 इच्छाएं विश हैं जिन्हें वे पूरा करना चाहते हैं। फिलहाल उनके पास 3 सिक्के हैं और जब भी वे किसी नए बॉस मॉन्स्टर के आने की खबर सुनते हैं तो वे अलग अलग इलाकों में चले जाते हैं। क्रॉय जानता है कि बॉक्सो को क्रोकोडाइल बॉस से एक सिक्का मिला था, इसलिए वह मिलकर काम करने का सुझाव देता है और कहता है कि इस तरह बॉक्सो के लिए वापस एक इंसान बनना भी मुमकिन हो सकता है। यह सुनकर लैमिस बेहद एक्साइटेड हो जाती है और वे आखिरकार कैलरॉय के ग्रुप में शामिल होने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन बॉक्सो खुद दोबारा इंसान बनने को लेकर पूरी तरह पक्का नहीं है। वे भूल भुलैया में वापस जाने की तैयारी करते हैं और डायरेक्टर उन्हें प्लानिंग करने के लिए एक नक्शा मैप दिखाते हैं। बॉक्सो ध्यान देता है कि वह नक्शा पूरी तरह सटीक नहीं है, इसलिए वह नीचे गिरते समय अपने कैमरे से खींची गई तस्वीरें दिखाने में कामयाब रहता है। डायरेक्टर इससे काफी इंप्रेस होते हैं और वापस लौटने पर उसे एक बोनस देने का वादा करते हैं। वे भूल भुलैया के अंदर जाते हैं और कंकाल बॉस स्केलेटन बॉस को हराने की योजना पर चर्चा करते हैं। डायरेक्टर एक ऐसे गड्ढे ट्रैप के बारे में बताते हैं जिसे कुछ अन्य शिकारियों ने खोजा था और वे बॉस को उसी गड्ढे में लालच देकर फंसाने का प्लान बनाते हैं। क्रॉय को लगता है कि सिर्फ गड्ढे में गिराना उसे खत्म करने के लिए काफी नहीं होगा और उसका दहकता हुआ शरीर उनके हर हमले को पिघला देगा। इसीलिए वह बॉस की आग को बुझाने के लिए फिल्मिना के वाटर मैजिक और बॉक्सो के पानी का इस्तेमाल करके उस गड्ढे को भरने के बारे में सोचता है। वह बॉक्सो से पूछता है कि क्या वह पर्याप्त पानी दे सकता है, पर बॉक्सो सोचता है कि अगर उसने सिर्फ अपनी पानी की बोतलों का इस्तेमाल किया तो गड्ढे को भरने में कई दिन लग सकते हैं। तभी अचानक उसे एक तरकीब सूझती है और वह एक प्रेशर वॉशिंग मशीन में बदल जाता है, जिससे वह बहुत तेज रफ्तार और भारी मात्रा में पानी बाहर छोड़ पाता है। हर कोई यह देखकर दंग रह जाता है, लेकिन बॉक्सो को अपने रूप बदलने की सीमित समय सीमा का भी ख्याल है। अगले 2 दिनों तक बॉक्सो हर दिन 2 घंटे के लिए पावर वॉशर के रूप में पानी छिड़कता है और बाकी समय भालू उसके अंदर से पानी की बोतलें निकालकर गड्ढे में फेंकते रहते हैं। आखिरकार मीकिन पानी के स्तर वाटर लेवल की जांच करने के लिए गड्ढे में नीचे उतरता है, लेकिन पता चलता है कि सूखी जमीन ने सारा पानी सोख लिया है और वहाँ एक बूंद भी पानी नहीं बचा है। पूरी टीम निराश हो जाती है, लेकिन बॉक्सो के दिमाग में एक और तरकीब आती है। वह एक आइस मशीन में बदल जाता है और पानी के बजाय गड्ढे में भारी मात्रा में बर्फ डालना शुरू कर देता है। रात के समय लैमिस बॉक्सो से पूछती है कि क्या उसके मन में कुछ चल रहा है, क्योंकि उसने ध्यान दिया है कि जब भी बॉक्सो कुछ सोचता है तो उसकी लाइट टिमटिमाने फ्लिकर होने लगती है। वह उससे पूछती है कि वह दोबारा इंसान बनने के बारे में क्या सोचता है, लेकिन बॉक्सो पूरी तरह पक्का नहीं है। वह एक इंसान की तरह उसे बात तो करना चाहता है, लेकिन वह डरता है कि अगर वह इंसान बन गया तो वह बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इस समय हर कोई उसे बेहद काम का समझता है, पर उसे लगता है कि वेंडिंग मशीन की शक्तियों के बिना लोगों को उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी और वह इसी हकीकत से डरा हुआ है। लैमिस उसे कहती है कि वो उससे खुलकर बातें करना चाहती है और उसके लिए खाना पकाना चाहती है। उसकी ये बातें बॉक्सो को फिर से इंसान बनने की हिम्मत देती हैं। कुछ और दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वह गड्ढा पूरी तरह तैयार हो जाता है। यूलेमी सोचती है कि क्या सिर्फ बर्फ काफी होगी, क्योंकि उसे डर है कि बॉस की भीषण आग उस बर्फ को तुरंत भाप बनाकर उड़ा देगी। तभी अचानक वह कंकाल बॉस वहाँ प्रकट होता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। मीकिन तुरंत जाल ट्रैप को एक्टिवेट करता है और बॉस सीधे उस गड्ढे में जा गिरता है। यूलेमी सबको गर्म भाप से सावधान रहने के लिए कहती है, लेकिन गड्ढे से कोई भाप बाहर नहीं आती। मीकिन इशारा करके दिखाता है कि बॉस की आग पूरी तरह बुझ चुकी है। यूलेमी हैरान रह जाती है कि यह
यह कैसे मुमकिन हुआ? असल में बॉक्सो ने उस गड्ढे को साधारण बर्फ से नहीं बल्कि सूखी बर्फ ड्राई आइस से भरा था, जिसकी वजह से पूरा गड्ढा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भर गया था। चूंकि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए ऑक्सीजन न मिलने के कारण बॉस की आग तुरंत बुझ गई। पूरी टीम ऊपर से बॉस पर पत्थर फेंकना शुरू कर देती है, लेकिन मीकिन को लगता है कि इससे उसे ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। वह सुझाव देता है कि उन्हें नीचे कोई भारी चीज फेंकनी चाहिए। ये सुनकर कैलरॉय का पूरा ग्रुप बॉक्सो की तरफ देखने लगता है। उन्हें लगता है कि वे बॉक्सो को नीचे फेंक सकते हैं, लेकिन लेमिस ऐसा करने से साफ मना कर देती है। कैलरॉय को लगता है कि चूंकि अब बॉस की आग बुझ चुकी है, इसलिए वे खुद गड्ढे में कूदकर उसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन बॉक्सो उन्हें चेतावनी देता है कि वे नीचे न जाएं, क्योंकि वहां ऑक्सीजन न होने की वजह से वे सांस नहीं ले पाएंगे। तभी वह बॉस गड्ढे से ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है और कैलरॉय कहता है कि अब उनके पास नीचे कूदकर लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। बॉक्सो घबरा जाता है और हड़बड़ी में अचानक एक मैगजीन डिस्पेंसर में बदल जाता है। लेमिस उसे इस रूप में देखकर पूरी तरह झेप जाती है और वह घबराहट में बॉक्सो को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर देती है। इस थप्पड़ से बॉक्सो हवा में उड़ जाता है, लेकिन वह मन ही मन लेमिस को धन्यवाद देता है, क्योंकि हवा में ही वह अपने सबसे भारी रूप में बदल जाता है और सीधे नीचे गिरकर उस कंकाल बॉस के आर पार हो जाता है, जिससे वह चकनाचूर हो जाता है। बॉस का खात्मा हो जाता है और बॉक्सो एक बार फिर उस बॉस कॉइन को वैक्यूम करके अपने अंदर खींच लेता है। वह गड्ढे से बाहर निकलने के लिए अपने गुब्बारों और कार्डबोर्ड वाले हल्के रूप का इस्तेमाल करता है। मीकिन ऊपर से ट्रैप का दरवाजा बंद करता है और बॉक्सो सुरक्षित रूप से बाहर लैंड कर जाता है। लेमिस उसे डांटती है कि वह बहुत ज्यादा लापरवाह हो गया था, लेकिन बॉक्सो बस इस बात से खुश है कि सब सुरक्षित हैं। कैलरॉय उस बॉस कॉइन के बारे में पूछता है और बॉक्सो उसे वह सिक्का देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ह्यूलेमी फुर्ती से उसे पहले ही झपट लेती है। वो कहती है कि इस सिक्के पर असली हक सिर्फ और सिर्फ बॉक्सो का है। कैलरॉय उसकी बात मान जाता है और वो उस सिक्के को खरीदने के लिए 100 सोने के सिक्कों गोल्ड कॉइन्स का बड़ा ऑफर देता है। बॉक्सो को यकीन नहीं होता कि उसे एक सिक्के के इतने पैसे मिल रहे हैं और वो सोचता है कि अपनी इच्छा के लिए उसे सिर्फ एक ही सिक्के की जरूरत है, इसलिए वो उसे कैलरॉय को बेचने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद पूरी टीम वापस गांव की तरफ चल देती है। वे भूल भुलैया के पास स्थित हंटर्स एसोसिएशन की ब्रांच पर रुकते हैं। वहां से कुरो का ग्रुप एक ट्रांसफर सर्कल जादुई टेलीपोर्टेशन सर्कल का इस्तेमाल करके निकल जाता है, लेकिन लेमिस और ह्यूलेमी वहीं रुक जाती हैं, क्योंकि डायरेक्टर ने उन्हें भूल भुलैया के बाहरी इलाके का सर्वे करने का मिशन दिया था। तभी वहां मिगुएल नाम के एक शिकारी हंटर की एंट्री होती है और उसे देखते ही वहां मौजूद सभी लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती हैं। यहाँ तक कि लेमिस को भी लगता है कि वह जरूर कोई महान हीरो होगा, जिसे देखकर बॉक्सो को थोड़ी जलन जेलेसी महसूस होने लगती है। मिगुएल भूल भुलैया का नक्शा मांगता है तो लड़कियां बताती हैं कि अपडेटेड मैप तैयार होने में कुछ दिनों का समय लगेगा, इसलिए वो किसी और दिन वापस आने की बात कहकर वहां से चला जाता है। रात के समय हमें पता चलता है कि मिगुएल वैसा हीरो बिल्कुल नहीं है जैसा लेमिस सोच रही थी।